चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब कितना देख लिए थे हम जो है ना, पार्ट नंबर यानी कि 8 को कंप्लीट कर लिए थे। अब इसमें हम देखेंगे, क्या देखेंगे, तो पार्ट नंबर जो है ना वह 9 को हम यानी कि कंप्लीट कर लेंगे। तो बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो आपको 450 प्लस यानी कि मार्क्स लाना है, तो यानी कि 90% आपको मार्क्स लाना है। तो आप बिहार बोर्ड में किसी भी तरह यानी कि आप तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास के साथ जुड़कर। देख लीजिए कि 12 के लिए हम हिंदी और इंग्लिश के लिए कितना आपको कंटेंट हम डाल दिए हैं, PDF के रूप में सब है, और आपको पढ़ सकते हैं। ठीक, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर न्यू है तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्यों? क्योंकि एक सब्सक्राइबर आपके लिए हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह से कंटेंट को तैयार करने में। तो देखिए मेरे भाई, अब क्या देख रहे थे हम लोग, अब यानी कि क्या हम लोग देख रहे थे, देखना अब स्टार्ट करिए अब यहाँ से, ठीक ना। ठीक, यहाँ से हम लोग देखना अब स्टार्ट कर रहे थे। देखिए पादप में यानी कि भ्रूणदों में हम 4 प्रकार के पढ़ रहे थे ना। हाँ, जो पादप जो होता है उसमें यानी कि भ्रूणोदय होता है और कितना होता है, तो जो ना, हाँ, 4 प्रकार के होते हैं। किसमें तो होता है, तो यानी कि पुष्प में होता है। ठीक, पुष्प जो होता है ना, तो उसमें 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से यानी कि 4 प्रकार के होते हैं, तो चलिए इसको हम यानी कि देखते हैं आज इस क्लास में हम। देखिए होता है, एक होता है बाह्य दल पुंज जिसको हम बोलते हैं कैलिक्स बोलते हैं। एक होता है यानी कि कोरेलेला जिसको हम यानी कि दल पुंज बोलते हैं। एक होता है एंड्रोसियम जो होता है जिसको हम यानी कि पोमंग बोलते हैं। और एक क्या होता है यानी कि जायंग होता है जिसको हम यानी कि जैमोसियम बोलते हैं। सर पादप में जो भ्रूणदोबा जो होता है ना वह 4 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, तो एक में कैलिक्स जिसको हम हिंदी में बाह्य दलपुंज बोलते हैं। एक होता है कोरेला जिसको हम दलपुंज बोलते हैं। एक होता है एंड्रोसियम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, तो पूमंग बोलते हैं। एक होता है ज्यांग जिसको हम यानी कि जैमनोसियम बोलते हैं कि ना बोलते हैं, तो बिल्कुल भी सर बोलते हैं। हाँ, जंतुओं में जो भ्रूणदोभय होता है इम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि एनिमल, ये तो देख लिए थे। 4 प्रकार लिख लिए हैं। पहला, पादप में जो भ्रूणदोभय का जो प्रकार होता है कितना होता है पुष्प में, तो 4 प्रकार के, बाह्य दलपुंज, पूमंग और ज्यांग, कैलिक्स, कोरेला, एंड्रोसियम और यानी कि गैनोसियम। हाँ, अब यहाँ देखिए, अगर आपसे बोल देगा कि जो कैलिक्स जो है, कैलिक्स का मतलब है कि जो बाह्य दल जो पुंज है, तो उसके इकाई को हम क्या कहेंगे, तो बाह्य दल कहते हैं। इसको हम सेपल बोलते हैं। जो कैलिक्स जो है, जो बाह्य दल जो पुंज है, तो उसके हम इकाई को क्या बोलते हैं, तो यानी कि सेपल बोलते हैं। और जो दलपुंज जो है, तो दलपुंज के इकाई को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम यानी कि दल बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, तो पेटल बोलते हैं। जो पूमंग है, तो पूमंग के हम इकाई को क्या बोलते हैं, तो पुंकेसर बोलते हैं। जो पूमंग के जो इकाई है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम यानी कि पुंकेसर, जिसको हम इंग्लिश में अस्टामेन बोलते हैं। अस्टामेन, हाँ, पुंकेसर होते हैं। तो पुंकेसर में क्या होता है, तो पुंकेसर में यानी कि परागकण बनते हैं। परागकण कहाँ बनते हैं, तो पुंकेसर में बनते हैं। अब परागकण में कितना नर युग्मक बनता है, तो जो परागकण है उसमें 2 नर युग्मक बनता है। कितना नर युग्मक बनता है, 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। अब यहाँ देखिए, जो ज्यांग है जिसको हम इंग्लिश में गाइनोसियम बोलते हैं, तो गाइनोसियम, हाँ, क्या है, गाइनोसियम जिसको ज्यांग, तो ज्यांग की इकाई को हम क्या बोलते हैं, तो स्त्री केसर बोलते हैं। जो ज्यांग है तो उसकी इकाई को क्या बोलेंगे, तो स्त्री केसर बोलते हैं। और जो स्त्री केसर जो है, तो स्त्री केसर से क्या बनता है, तो स्त्री केसर से अंडाशय बनते हैं। और जो स्त्री केसर है ना, तो स्त्री केसर से अंडाशय से बनते हैं। स्त्री केसर कहाँ बनते हैं, तो स्त्री केसर जो है ना वह अंडाशय से बनते हैं। और अंडाशय जो है किसमें बनते हैं, तो बीजांड में बनते हैं। और जो अंडाशय है वह कहाँ, तो वह बीजांड से यानी कि बनते हैं। ठीक, ये तो देख लिए होंगे आप कि पादप में जो भ्रूण 4 होते हैं, एक बाह्य दलपुंज, एक दलपुंज, एक पूमंग, एक ज्यांग हो गया। तो बाह्य दलपुंज के इकाई को बाह्य दल बोलते हैं, दलपुंज के इकाई को दल बोलते हैं, पूमंग के इकाई को पुंकेसर बोलते हैं। और यानी कि जो, हाँ, जो क्या है, ज्यांग को इकाई को हम यानी कि स्त्री केसर बोलते हैं। स्त्री केसर जो है ना अंडाशय से बनते हैं, और इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर बीज बनते हैं। ठीक, यहाँ तक तो हो गया हो। हाँ, यहाँ पूमंग के इकाई को पुंकेसर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में अस्टामेन कहते हैं। आज जो पुंकेसर जो है ना, पुंकेसर किसे बनते हैं, तो प्राकोष में बनते हैं, प्राकोष में बनते हैं। ठीक,
अब परागकोश के अंदर क्या बनते हैं, तो परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन बनते हैं। अब पॉलन ग्रेन के अंदर कितना नर युग्मक होता है, तो 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। अलग तो हो गया। हाँ। तो देखिए अब देखते हैं निषेचन के बाद से हम देखना अब स्टार्ट करते हैं। तो निषेचन जो बाद होती है तो उसमें कितना होता है बाबू, तो इसमें जो है ना बाह्य दल होता है, तो बाह्य दल गिर जाते हैं। और जो दल जो है, दल में क्या गिर जाते हैं, हाँ इसके बाद दल गिर जाते हैं। जब निषेचन की जो बाद जो घटना होती है तो उसमें क्या क्या होते हैं देखते हैं। हाँ, तो इसमें जो है ना वह बाह्य दल, जो बाह्य दल है वह गिर जाते हैं। दल जो है वह भी गिर जाते हैं। पुंकेसर जो है वो भी गिर जाते हैं। अरे सबसे आप आसान तरीका समझिए, घर में जैसे आप टमाटर वमाटर का देखे होंगे फल, तो हाँ, तो उसमें एक ऊपर आसानी का हरा लगा हुआ रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम यानी कि दल बोलते हैं। तो वो भी गिर जाता है जब टमाटर सूख जाता है, जाता है, पक जाता है तो गिर जाता है। तो हाँ, बाह्य दल भी गिर जाते हैं। किसके बाद, तो निषेचन के बाद पुंकेसर जो भी गिर जाते हैं। ठीक, अंडाशय जो भित्ति है वह बन जाती है। फल भित्ति जिसको हम बोलते हैं पेरिकर्प बोलते हैं, ठीक, बन जाती है। ठीक, हाँ, यहाँ तक तो हो गया होगा। हाँ, इसके बाद देखिए, अब अंडाशय जो है ना, अंडाशय से क्या बनती है, तो अंडाशय से जो बन जाती है फल में परिवर्तित हो जाती है। अंडाशय से क्या बनती है, तो फल बनती है। बीजांड से क्या बनती है, तो बीज बनती है। बीजांड जो है ना, तो बीजांड से क्या बनती है, तो बीज बनती है। अगर आपसे 1 मार्क्स की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि जो अंडाशय से क्या बनती है, तो फल बनती है। बीजांड से क्या बनती है, तो बीज बनती है। ठीक, इसमें देखिए, बीजांड के चारों ओर एक आवरण पाए जाते हैं जिसे हम अध्या आवरण कहते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है कि बीजांड के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे हम अध्या आवरण कहते हैं। तो बिल्कुल भी सही सर। अध्या आवरण से बनती है, क्या बनती है, तो बीज यानी कि बीजावरण बनते हैं, सीड कोट बनते हैं। जो अध्या जो आवरण है, तो अध्या आवरण से क्या बनती है, तो यानी कि बीजावरण बनते हैं जिसको सीड कोट बोलते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए, जंतुओं में भ्रूणोदय, आप देखते हैं तो पादप में भ्रूणोदय को पढ़ लिए थे, एम्ब्रियोजेनेसिस इन अब प्लांट को तो हम पढ़ लिए थे ना, तो अब एम्ब्रियोजेनेसिस इन हम एनिमल को देखते हैं। जंतुओं में यानी कि भ्रूणों यानी कि दबाए। हाँ, देखिए जाइगोट जो है ना, तो जाइगोट में क्या होता है, तो समसूत्री विभाजन करके बनता है। जाइगोट जो है ना, समसूत्री विभाजन करके क्या बनाता है, तो भ्रूण का निर्माण करता है। अब भ्रूण, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो विदलन कहा जाता है। अगर आपसे बोल देगा कि सर विदलन क्रिया क्या है, विदलन की क्रिया क्या है, तो बोलना होगा कि जो जाइगोट समसूत्री विभाजन करके भ्रूण बनाता है, तो जब इसी क्रिया को हम विदलन की क्रिया कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में क्लेवेज कहते हैं। क्या होता है, क्लेवेज। ठीक, यहाँ तक देख लिए हैं। इसके बाद देखना हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे भाई, अंडा देने वाला जीव जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तो अंडज बोलते हैं। और जो बच्चा देने वाला जो जीव होता है उसको हम यानी कि जरायुज बोलते हैं। जो अगर बच्चा देने वाले जो जीव होते हैं उसको हम जरायुज बोलते हैं। और अगर जो अंडा देने वाला जीव होता है उसको हम यानी कि अंडज बोलते हैं। तो बोलते हैं कि बिल्कुल भी सही से बोलते हैं। इसको आप यहाँ से लिख लीजिए। ठीक, क्या, जंतु जो है ना वह 2 प्रकार की होती है। एक होता है अंडज होता है, एक होता है जरायुज होता है। तो जरायुज किसको कहते हैं, अंडज किसको कहते हैं, तो बच्चा जो देने वाला जीव होता है तो उसको हम जरायुज बोलते हैं। जो अंडा देने वाला जीव होते हैं तो उसको हम यानी क्या बोलते हैं, तो उसको जो है ना बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, उसको अंडज बोलते हैं। तो बोलें कि हाँ सर इसको तो बोलते हैं हम। इसके बाद यहाँ से देखिए, ये जो है ना अंडज जो है ये शरीर के बाहर इसका निर्माण होता है। जो अंडज होता है ना, तो अंडज का निर्माण कहाँ होता है, तो ये जो शरीर के बाहर इसका निर्माण होता है। जो जरायुज होता है यह शरीर के अंदर इसका निर्माण होता है। और जो जरायुज जो होता है इसका निर्माण कहाँ होता है, तो शरीर के अंदर जो है इसका निर्माण होता है। ठीक, हाँ। और जो अंडज कहाँ होता है, तो शरीर के बाहर इसका निर्माण होता है। तो इसमें जो है भ्रूण का विकास अंड के अंदर होता है।
इसमें जो भ्रूण का विकास अंड के अंदर होता है, शरीर से कहाँ होता है, तो शरीर से और बाहर होता है। इसका एग्जाम्पल सर क्या क्या है, अगर आपसे बोल देगा कि जो अंड जो जनन है इसको बोलते हैं ओविपेरस, क्या होता है, ओविपेरस बोलते हैं, इसको हम विविपेरस बोलते हैं। सर जो ओविपेरस जो है ना, इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए आपसे बोल देगा कि सर ओविपेरस अंड जो जनन है ना, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, तो उभयचर हो गया, पक्षी हो गया, आदि हो गया, मेढक हो गया। उभयचर, पक्षी, आदि, मेढक, ये सब क्या है, आदि नहीं समझिएगा, इसको इत्यादि में समझा गया है। उभयचर हो गया, पक्षी हो गया, मेढक हो गया, इत्यादि टीसी बोलते हैं, ठीक। ये सब में क्या होता है, सब अंडा देने वाला जीव के अंतर्गत आते हैं। और जो भ्रूण के विकास अगर मादा शरीर के अगर अंदर होता है, बोला जा रहा है कि भ्रूण के विकास मादा के शरीर के अंदर होता है, तो उससे क्या बोलते हैं, तो उससे हम जो इनके जरायु बोलते हैं, विविपेरस बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो मनुष्य हो गया, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, इत्यादि आदि हो गया, ठीक। ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो बच्चा देने वाला जीव के अंतर्गत ये सब आते हैं। इसके बाद देखिए आप यहाँ से नोट पॉइंट करके कुछ स्पेशल की लाए हैं आपके लिए। हवेल मछली बच्चा देती है तो ये जरायुज के अंतर्गत आएगा। आपसे बोला गया है कि जो हवेल जो मछली है ना, वह बच्चा देती है तो ये किसके अंतर्गत आती है, तो जरायुज के अंतर्गत आती है, ठीक। अब इसके बाद हम यहाँ से देखते हैं, देखिए अनिषेक जनन किसको कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में पार्थिनोजेनेसिस, क्या है, तो पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, जिसको हम अनिषेक जनन बोलते हैं। हाँ, इसमें आप डैश दे के लिखना अब स्टार्ट करिए। पार्थिनोजेनेसिस आखिर है क्या, किसको कहते हैं, ठीक। बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से नए जीव का निर्माण की क्रिया को हम अनिषेक जनन कहते हैं। क्या है, तो बिना निषेचन यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही मादा युग्मक से नए जीव का निर्माण की क्रिया को हम अनिषेक जनन कहते हैं। इसका सर एग्जाम्पल क्या है, तो एफिड्स हो गया, फिर क्या है, तो यानी कि हेरोइटर हो गया, अमेरिकी यानी कि जो छिपकली है, तो इसके यानी कि एग्जाम्पल के अंतर्गत आती है। तो पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है कि जो मादा का जो युग्मक होता है ना, बिना किसी यानी कि मेल का गैमेट से अपने आप जो है ना वह क्रिया कर लेती है, और क्रिया करके एक नया जीव का निर्माण करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम अनिषेक जनन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल एफिड होगा, हेरोइटर फेर होगा, यानी कि अमेरिकन छिपकली हो गया, ठीक। हाँ, इसके बाद यहाँ से आप देखिए, यहाँ स्टार्ट करिए। अनिषेक जनन की खोज किसने किया था, बोला जा रहा है कि जो अनिषेक जो जनन है ना, तो उसका खोज यानी कि किसने किया था। हाँ, अनिषेक जो जनन है उसका खोज किसने किया था, तो बोलेंगे सर चार्ल्स बोटेन ने की थी। किसमें किया था, सर एफिड नामक एक कीट में किया था। जो अनिषेक जनन जो पार्थिनोजेनेसिस है, तो उसका खोज किसने किया था, तो चार्ल्स बोनेट ने किया था। किस में किया था, तो एफिड में किया था। सर बात करते हैं कि जो अनिषेक जो जनन होते हैं ना, वह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। हाँ, तो जो अनिषेक जनन है ना, वह कितने प्रकार के होते हैं, देखिए आप यहाँ से। तो अनिषेक जनन के प्रकार देखते हैं, ठीक। तो ये होते हैं प्राकृतिक अनिषेक जनन। क्या होते हैं, तो बोलेंगे कि प्राकृतिक होता है अनिषेक जनन, प्राकृतिक अनिषेक जनन, ठीक। हाँ, एक होता है कृत्रिम अनिषेक जनन। क्या होता है, प्राकृतिक अनिषेक जनन, इसको बोलते हैं नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस, ठीक। एक होता है आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। तो आर्थी क्या है, तो आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस और नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस में अंतर क्या है, और दोनों को हम पॉइंट अलग अलग दे के समझा रहे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। हम देखिए, तो प्राकृतिक अनिषेक जनन एक तरफ लिखिए, अब एक तरफ डैश दे के लिखिए कृत्रिम अनिषेक जनन। हाँ, तो आपको इसमें हम लिखवाते हैं, लिखना स्टार्ट करिए। प्राकृतिक रूप से मादा युग्मक वह नए जीव की जन्म देती है, उसे हम प्राकृतिक अनिषेक जनन कहते हैं। क्या है, तो प्राकृतिक रूप से बोला है कि द नेचुरलिटी, जो मेल जो हाँ क्या है, तो जो नेचुरलिटी जो मेल जो यानी कि जो फीमेल जो
युग्मक जो गैमेट्स जो है ना, और बिना किसी यानी कि मेल गैमेट्स की सहायता से एक नया यानी कि जीव का जन्म देती है, उसको हम यानी कि अनिषेक जनन कहते हैं। उसको क्या तो यानी कि पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ कृत्रिम अनिषेक जनन, आर्टिफिशियल अनिषेक जनन। इसमें आपको डैश देके लिखना होगा साथियों कि रासायनिक पदार्थ की सहायता से, पहले केमिकल जो मटेरियल है तो उसकी सहायता से मादा युग्मक नए जीव का निर्माण करती है, तो इसे हम कृत्रिम अनिषेक जनन कहते हैं। क्या है? तो रासायनिक पदार्थों की सहायता से जो मादा युग्मक नए जीव का निर्माण करती है, तो इसे हम कृत्रिम अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ से कि अनिषेक फलन क्या होता है। अनिषेक फलन तो बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है, तो इससे क्रिया जो होता है, इस क्रिया को हम अनिषेक फलन बोलते हैं। तो सर इसको जो है ना वह 1 मार्क्स की परीक्षाओं में पूछा गया था 2025 में। क्या पूछा गया था कि सर अनिषेक फलन क्या होता है, तो बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है, तो इस क्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं। ऐसा तो हो गया होगा। हाँ, यहाँ इसके बाद देखिए आप यहाँ से जो NC जो RT है ना, तो उसका हम क्वेश्चन अब आपके ऊपर ला ली है। यहाँ देखिए लिखा गया है, क्या लिखा गया है, तो नाउ ऑल सब्जेक्टिव NCERT क्वेश्चंस टारगेट 99 इन द बोर्ड। क्या है? नाउ ऑल सब्जेक्टिव NCERT क्वेश्चंस आंसर्स टारगेट इन बिहार बोर्ड एग्जाम 226। तो 26 में अगर चाहते हैं कि 99% इन बायो में कवर करें, तो बस जो इतना अगर आपको हम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं जो अकॉर्डिंग टू द NCERT से है, तो उसको आपको ध्यान में रखना ही होगा। आपको हम इस तरह से बायो पढ़ाएंगे ना कि आपको 1 मार्क्स आखिर कटता कैसे है, 0 पॉइंट कटता कैसे है, उसको हम इसमें समझते हैं। ठीक, तो उसके लिए तो हम एक कितना लाएँ, 1 गो 2 गो 3 गो 4 को हम क्वेश्चन को करवाएंगे। 4 क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन है ना, सामने आपको लग रहा होगा, कोई झूठा नहीं। फिर इसमें देखिए इसमें क्या पूछा जाता है, क्या डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है, क्या फिर इसमें डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है। ये 6 गो हो गया, फिर देखिए 9 गो क्वेश्चन हो गया, फिर यानी कि 7 गो क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से जितना अगर NCERT में क्वेश्चन है फिगर के साथ हम आपको बना कर दिखाएंगे। देखिए ठीक, तो चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए जीव के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। बोला गया है कि जीवों के लिए जो जनन जो है ना वह क्यों अनिवार्य माना गया है। जीवों के लिए जनन जो है ना क्यों अनिवार्य है। ठीक, इसको पूछा गया था, NCERT का क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर दे के लिखना होगा। क्या लिखना होगा? देखिए जनन जीवों के लिए अपने जातियों को निरंतर बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। जनन जो है ना जीवों के लिए अपने जातियों को निरंतर बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, एवं इसमें विभिन्नताएं लाने के लिए आनुवांशिकी संगठन की वंशानुगति के लिए जरूरी है। बोल रहा है ना कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। तो जनन जीवों के लिए अपने जातियों को निरंतर बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, एवं इसमें विभिन्नताएं लाने के लिए या आनुवांशिकी संगठन वंशानुगति के लिए जरूरी है। ठीक, इसको इतना लिख देना है। इसके बाद अगर यहाँ से दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। तो आंसर में आपको लिखना होगा कि लैंगिक जनन की सबसे अच्छी विधि है, क्योंकि यह जीन फूल का मतलब क्या है, जीनों के समूह को बनाता है और इसमें विभिन्नताएं लाता है, एवं अपने जाति को कायक रखने के लिए शिशु की संख्या ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल भी सही होता है। तो लैंगिक जनन की सबसे अच्छी विधि है, क्योंकि यह जीनों के समूह को बनाता है और इसमें विभिन्नताएं लाता है, एवं अपनी जाति को कायक रखने के लिए शिशुओं की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक, इसके बाद देखिए अब यहाँ से अब बोला जा रहा है क्या है, देखिए यहाँ से कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन कहा जाता है। क्यों?
जब हम आपको पढ़ा रहे थे फर्स्ट नंबर लेक्चर तो उसमें बताए थे कि जो क्लोन क्या होता है। तो यहाँ पूछ दिया क्वेश्चन एनसीईआरटी में कि जो अलैंगिक जहाँ जनन के द्वारा उत्पन्न हुई संतति को हम क्लोन कहते हैं क्यों। इसको आपको आंसर में लिखिए। अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न हुई संतति आकारिकी रूप से एवं आनुवांशिकी रूप से अपने ही जीव से मिलती जुलती है, इसलिए एक क्लोन के समान समझी जाती है, या इसलिए क्लोन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल किस में था, तो अमीबा में था। तो सर अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, लेशमिनिया हो गया इत्यादि, सब में क्या होता है, सब में द्विविखंडन होता है। ठीक, प्लाज्मोडियम हो गया, इसमें क्या होता है, तो बहुविखंडन होता है तो बिल्कुल भी सही सर। तो इस तरह से बोला गया है कि जो अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न हुई संतति आकारिकी रूप से एवं आनुवांशिकी रूप से जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली दोनों ही रूप से अपने जनक की तरह वह मिलती जुलती है, इसलिए यह क्लोन के रूप में समझी जाती है। ठीक, इसके बाद देखिए हम लास्ट यानी कि 4 नंबर तक क्वेश्चन को देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास को देखेंगे। ठीक, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति को जीवित रहने के लिए अच्छे अवसर होते हैं क्यों। क्या यह कथन हर समय सही होता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी हुई संतति को जीवित रहने के लिए अच्छा अवसर होता है क्यों। क्या यह कथन हर समय सही होता है। चलिए इसका आंसर देते हैं। हाँ, फर्स्ट नंबर लिखना है टेस्ट देखिए, लैंगिक प्रजनन जाति की पौरुष क्षमता व जीवन शक्ति बनाए रखता है। यह आनुवांशिकी विभिन्नताएं लाता है, जिनमें से अधिकांश व्यक्तियों को वातावरण से अच्छी अनुकूलता प्रदान करने के लिए सहायता करती है। हाँ, हो गया होगा। फिर से इसको देखिए क्या है कि लैंगिक प्रजनन जाति की पौरुष क्षमता व जीवन क्षमता शक्ति जो न बनाए रखता है, यह आनुवांशिक विभिन्नताएं लाता है, जिनमें से अधिकांश व्यक्तियों को वातावरण से अच्छी अनुकूलता प्रदान करने के लिए सहायता करती है। इसके बाद देखिए यहाँ से हम देखते हैं, देखिए अब यहाँ से हम देखते हैं। हाँ, दूसरा में क्या है, दूसरा नंबर पॉइंट में देखिए, फिर यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा। निम्न कोटि के जीवनधारियों में लैंगिक जनन प्रतिकूल समय आने पर यह धंसने वाले जाइगोस्पोर उत्पन्न करता है, इसलिए लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्तरजीवी के लिए अच्छे अवसर प्रदान होते हैं। बोला गया है कि निम्न कोटि के जीवधारियों में लैंगिक जनन प्रतिकूल समय आने पर होता है, यह धंसने वाले जाइगोस्पोर उत्पन्न करता है, इसलिए लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्तरजीवित के लिए अच्छे अवसर प्रदान किए जाते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ से लिखना होगा, किंतु लैंगिक प्रजनन से हमेशा ही उत्तरजीविता अच्छे अवसर प्रदान नहीं होते हैं। लैंगिक प्रजनन से हमेशा ही उत्तरजीविता के लिए अच्छे जो अवसर है वह प्रदान नहीं होते हैं। लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न संतति हमेशा बहुत सौभाग्य व असहायक अवस्था में होती है, जिसमें उसमें से अधिकांश जो है ना वह क्या, तो शिकारियों का शिकार बन जाते हैं। बोला गया है कि जो लैंगिक जनन से हमेशा उत्तरजीविका जो है ना वह अच्छे अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न जो संतति होते हैं ना हमेशा बहुत सौभाग्य और असहायक अवस्था में होती है, जिसमें से कुछ जो है ना उसमें से अधिकांश शिकारियों का शिकार वह बन जाते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया था। अब इसके बाद देखेंगे एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अब यहाँ से नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन को करवाएंगे। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हाँ आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास बनी है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बस आपको हमारा चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास को एक सब्सक्राइब जरूर करना होगा। इस कमेंट जो है ना जरूर करिए, ताकि कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो उसको हम कमेंट कर सकते हैं। ठीक, लाइक और शेयर कीजिए, बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि इस क्लास को आप बहुत से कम यानी कि 10 के लोगों पास 10,000 लोगों पास पहुंचाना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।